हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और हालिया घटनाओं पर आपकी नज़र होगी। हालिया जो भी चीज़ें चल रही हैं, जैसे बजट चल रहा है, इकोनॉमिक सर्वे आया, और हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया कि पॉलिटिकल इकोनॉमी को, इंडिया के पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझने के लिए किन किन मुख्य चीज़ों को जानना ज़रूरी है। उसमें एनुअल इकोनॉमिक सर्वे, शॉर्ट में मैं इसको AES कहता हूँ, जो सालाना तौर पर एनुअल बेसिस पर बजट के एक दिन पहले जारी किया जाता है। जैसे इस साल बजट आपका आया 23 जुलाई 2024 को, और एनुअल इकोनॉमिक सर्वे आपको 22 जुलाई 2024 को पार्लियामेंट में रखा गया। और हम लोग इस डिस्कशन में यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि वाई एनुअल इकोनॉमिक सर्वे इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्कस all points given in this survey because it have more than 400 pages or around 475 pages and 13 chapters. So 13 इसके चैप्टर्स हैं और लगभग 400 से ऊपर इसके पेजेस हैं, और होता भी है ये बहुत ही डिटेल डॉक्यूमेंट, क्योंकि आपको हमने पहले भी बताया कि यह आपके पूरे इकोनॉमी का एक सर्वे है। The all aspects of economy are surveyed in this report. Along with each aspects of economy, it also recommends certain strategies to deal with the economic challenges before the country. तो एक मायने में हम देखें तो ये स्ट्रेटजी बताता है, एक एडवाइस देता है, एक रिकमेंडेशन भी करता है कि किस तरह से कंट्री के सामने जो चैलेंजेज हैं उसको डील किया जाए। और जनरली इसका रिफ्लेक्शन मिलता है यूनियन बजट में। जब बजट प्रेजेंट होता है तो आप जानते हैं कि जो भी समस्याएं हैं आपके देश में, उसके लिए सरकार को आय चाहिए, और तब वो व्यय करती है, कैसे उसकी व्यवस्था करती है, कैसे क्या करते हैं, वो सारी चीज़ों का डिटेल उसमें होता है। तो कहा जाता है कि जब इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है, ताकि एक जो सरकार है उसको ये अंदाज़ा लग जाएगी कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन आवर इंडियन इकोनॉमी, वेयर वी नीड टू फोकस, कहाँ फोकस करने की ज़रूरत है, कहाँ से थोड़ा फोकस हटा करके दूसरे तरफ शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा बना हुआ है, तो हाउ दिस issue of unemployment can be dealt with, because this can be addressed only through the budgetary allocations. तो बजट में प्रावधान करना पड़ेगा ना कि हमको यहाँ इतना खर्च करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए ये इंडस्ट्री शुरू करनी होगी, या इंडस्ट्री को प्रमोट करना होगा, MSMEs को प्रमोट करना होगा, क्योंकि वो लेबर इंटेंसिव एरिया होता है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रमोट करना होगा, सो दैट दे कैन क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, हाउ एग्रीकल्चर कैन बी प्रोमोटेड। तो वो सारे बजट में उसकी बातें होती हैं, लेकिन बजट को ये इन्फ्लुएंस करता है। तो आज हम लोग इसी को ब्रीफ में समझेंगे कि एनुअल इकोनॉमिक सर्वे क्यों इम्पोर्टेंट है। हमने पहले भी बताया कि एनुअल इकोनॉमिक सर्वे बजट से एक दिन पहले प्रेजेंट किया जाता है, और जो करंट फिनेंशियल ईयर होता है उसका नहीं, उसके एक साल पहले वाले फिनेंशियल ईयर का ये रिपोर्ट होता है साल भर का। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे समझे तो यूनियन बजट 2024-25 का प्रेजेंट किया गया, लेकिन एनुअल इकोनॉमिक सर्वे जो होता है इसके पहले वाले फिनेंशियल ईयर का होता है 23-24 का, और एक दिन पहले इसको प्रेजेंट किया जाता है, ये भी आप जाने। इसको तैयार करती है फिनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं वो और उनकी टीम। और जनरली इस पे बहुत डिटेल स्पीच नहीं होता है फिनेंस मिनिस्टर का, लेकिन फिनेंस मिनिस्टर के द्वारा पार्लियामेंट के पटल पर इसको रखा जाता है, लेकिन उस पर एक प्रेजेंटेशन देते हैं CEA, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, जैसा कि इस साल भी हुआ। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के माध्यम से उन्होंने इस पर प्रेजेंटेशन दिया था,
और थोड़ा सा मैं रिपोर्ट के बारे में आपको बताऊं कि ये रिपोर्ट लगभग 13 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। 13 चैप्टर से हम इसलिए बता रहे हैं इसका थोड़ा सा निटी ग्रिटी, ताकि आप समझिए कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है आपके पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझने के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने के लिए क्यों ज़रूरी है। पहला चैप्टर जो है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी STD एज सी गोज। समझिए, स्टेट ऑफ इकोनॉमी को बताया जा रहा है इस चैप्टर के अंदर, और ये बताया जा रहा है कि ये जिस तरीके से स्टेडली, बहुत ही स्थिर तरीके से, स्टेबल तरीके से आगे बढ़ रही है, वैसे ही ये बढ़ती जा रही है। इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताया गया है कि इस बार इकोनॉमिक ग्रोथ, कुछ लोग कह रहे हैं कि कंजर्वेटिव इकोनॉमिक एस्टिमेट है, ग्रोथ का प्रेडिक्शन है 6.5 to 7% का GDP ग्रोथ का इसमें वो किया गया है। फिर दूसरा जो चैप्टर है इसमें मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फिनेंशियल इंटरमीडिएशन, स्टेबिलिटी इज द वॉचवर्ड। तो जो दूसरा चैप्टर मॉनेटरी मैनेजमेंट से रिलेटेड, उसमें बोला गया है कि स्टेबिलिटी जो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉच वर्ड है, उसको ध्यान में रखना है। फिर प्राइसेज एंड इन्फ्लेशन पर कहा गया कि ये अंडर कंट्रोल है। फिर चौथा चैप्टर है एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी अमिड प्लेंटी, स्टेबिलिटी अमिड प्लेंटी कहा गया है। तो जो बाहरी सेक्टर है, जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सटर्नल जो मार्केट है, उसमें कहा जाता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन स्टेबिलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लेंटी है, लेकिन ये भी इसमें बात करी गई है कि जो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं, जैसे वॉर है, कन्फ्लिक्ट, वो बढ़ता जा रहा है, सो सप्लाई चेन में माइट बी डिसरप्टेड। फिर चौथा चैप्टर एक्सटर्नल सेक्टर ये हो गया। पांचवा है मीडियम टर्म आउटलुक के बारे में बताया गया है कि ग्रोथ विजन फॉर न्यू इंडिया। छठा में क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में बताया गया है, डीलिंग विथ ट्रेड ऑफ। 7 सोशल सेक्टर बेनिफिट्स एंड इम्पावर के बारे में बात की गई है। 8वां एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट टुवर्ड्स क्वालिटी, इसकी चर्चा है। फिर 9वां में एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, प्लेंटी ऑफ अपसाइड लेफ्ट इफ वी गेट इट राइट। फिर उसके बाद 10वें चैप्टर में इंडस्ट्री, स्मॉल एंड मीडियम मैटर्स के बारे में डिस्कशन है। 10वें चैप्टर में सर्विसेज के बारे में, फ्यूलिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। फिर 12वें में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है, लिफ्टिंग पोटेंशियल ग्रोथ। और 13वां जो लास्ट चैप्टर है वो भी काफ़ी अहम है, क्लाइमेट चेंज एंड इंडिया, वाई वी मस्ट लुक एट द प्रॉब्लम थ्रू आवर लेंसेज। तो ये चैप्टर 13 चैप्टर है, काफ़ी बड़े चैप्टर्स हैं, आपको डिटेल में इसे देखना होगा, डिटेल में इसका स्क्रूटनी करना होगा, एग्जामिनेशन करना होगा। लेकिन इन 13 चैप्टर्स को इस तरह से आपको देखने से एक बात तो पता चल गया होगा कि इकोनॉमी के हर सेक्टर को हर सेक्टर का एनालिसिस, एग्जामिनेशन, सर्वे इसमें दिया गया है और बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए, पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस क्या होगा। अगर हम बात करें, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के प्रेजेंटेशन का यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख भी सकते हैं। मैं बड़ी सिंपल लैंग्वेज में इन चीज़ों को डिस्कशन किया है, लेकिन कुछ चीज़ें जो उन्होंने कही हैं वो काफ़ी अहम है। ये बात बताया गया है कि इकोनॉमी गुड शेप में चल रहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में चल रहा है, बाकी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वगैरह में जॉब क्रिएशन की बात, तो उन्हीं चीज़ों में से मैं 2-3 चीज़ों को डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे उन्होंने एक जो काफ़ी अहम बात उन्होंने कही है कि सबसे पहले कि जो कॉरपोरेट सेक्टर है, बिग मोनोपोली या कॉरपोरेट सेक्टर है, उसका पिछले दिनों में, कोविड के समय में कहें या पिछले 10 सालों में, 5 सालों में, उसका प्रॉफिट तेगुना हुआ है। लेकिन जिस रूप में उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना चाहिए था, वैसा उसने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं किया, बल्कि ले ऑफ किया है, छटाई किया है, छटनी किया है। इस पे काफ़ी डिस्कशन चल रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि एक तरफ से ये आरोप लगाना प्राइवेट सेक्टर पर, क्योंकि पॉलिसी का कंट्रोल तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही है ना। अगर किसी को टैक्स कट करके बेनिफिट दिया जा रहा है, प्रॉफिट दिया जा रहा है, क्योंकि वो उसी वजह से बढ़ा है। कोविड-19 के समय में लेबर कोड लाया गया, जिसमें लेबरर्स के बार्गेनिंग पावर को कम कर दिया गया और इंडस्ट्रीज के बार्गेनिंग पावर को बढ़ा दिया गया, काम के घंटे बढ़ाए गए, उनका एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा हुआ, टैक्स कट हुआ कॉरपोरेट टैक्स में,
और उसका नतीजा ये हुआ कि उनको लगभग, मतलब एक रिपोर्ट ये भी बताता है कि लगभग 400% का उनका वृद्धि हुआ। अगर हम रिलायंस जियो की बात करें, अदानी का आप देखिए कि कितना बड़ा सर्ज हुआ, पहले कोई जानता नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि आप ही के नीतियों के वजह से तो कॉरपोरेट सेक्टर, कुछ कॉरपोरेट सेक्टर, हर कॉरपोरेट नहीं, एमएसएमई नहीं, अनऑर्गेनाइज नहीं, केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो बिग कॉरपोरेट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ, लेकिन उन्होंने एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट किया। इम्फेसिस ये देता है इकोनॉमिक सर्वे कि प्राइवेट सेक्टर को एक जॉब क्रिएट करना चाहिए। तो भाई अभी तक क्यों नहीं हुआ? और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज गवर्नमेंट इज मेकिंग द पॉलिसीज ना, गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग, गवर्नमेंट इज गिविंग प्रेफरेंस टू बिग कॉर्पोरेट सेक्टर थ्रू पॉलिसी मेकिंग, थ्रू टैक्स कट। तो आप अभी तक कहाँ सो रहे थे सर? और आप अपनी जिम्मेवारी, इस जिम्मेवारी को कि आपने कंट्रोल नहीं किया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हुआ, अब ये बर्डन आप कॉर्पोरेट पर सीधे शिफ्ट कर रहे हैं। तो कॉर्पोरेट को शुरू से ही आपने कंट्रोल क्यों नहीं किया? और आज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दूसरे पे कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं? और क्या आपके ये कह देने से कॉर्पोरेट सेक्टर सफिशिएंट जॉब क्रिएशन कर सकता है? लगभग सालाना एक एस्टिमेट के हिसाब से 80 लाख जॉब क्रिएट करने की जरूरत है इंडिया में पर ईयर, लेकिन 10 से 12 लाख तक ही आपका जॉब क्रिएट हो रहा है। इसके फॉल के लिए किसको आप जिम्मेवार ठहराते हैं? आपने तो बर्डन सीधे शिफ्ट किया कॉर्पोरेट पर, लेकिन कॉर्पोरेट किसके आशीर्वाद से फल फूल रहे हैं, इसका जवाब नहीं दिया जा रहा, नहीं दिया गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट किया है कि निश्चित तौर पर ग्लोबल लेवल पर आइडियोलॉजिकल वॉर या नॉन आइडियोलॉजिकल वॉर चल रहा है, जिस तरह से यूक्रेन रशिया में चल रहा है। उन्होंने ये पॉलिसी मंत्रा दिया है कि देयर इज नीड टू हैव अ प्रैग्मेटिक अप्रोच। दिस इज द पॉलिसी मंत्रा ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। आपको प्रैग्मेटिक तरीके से, आइडियोलॉजिकल फ्रेम में ना होकर आपको प्रैग्मेटिक तरीके से चीज़ों को करना होगा। आप लेफ्ट हैं, राइट हैं, सेंटर है, किस कैंप में आप हैं? अमेरिका लेड नाटो में है कि रसा लेड उस कैंप में है कि आप बीच वाले हैं, नॉन अलाइनमेंट वाले हैं? इससे मतलब नहीं है। उनका कहना है कि पॉलिसी मंत्रा यही है कि आप प्रैग्मेटिक रहिए। प्रैग्मेटिज्म से मतलब प्रैग्मेटिज्म का मतलब कि जो आपकी प्रैक्टिकल नेसेसिटीज़ हैं उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए, ना कि आप आइडियोलॉजिकल एंगल से। इज इट पॉसिबल इन दिस डिवाइडेड वर्ल्ड? जिस तरह से रशिया गए प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर पुतिन से मिले और जिस तरह का इनके ऊपर अभी प्रेशर बना हुआ है अमेरिका का, क्या ये संभव है? तो क्या इकोनॉमिक सर्वे अपने आप में प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताने की कोशिश कर रहा है क्या? आप एक तरफ कहते हैं कि इकोनॉमी को वर्ल्ड लेवल पे इंटीग्रेट करना है और दूसरी तरफ आप उसी से बैक होने की बात करते हैं, प्रैग्मेटिक होने की भी बात करते हैं। वर्ल्ड निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि कोल्ड वॉर खत्म हो गया, लेकिन रियली खत्म हो गया है क्या? क्या कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म नए रूप में सामने नहीं रहे? क्या वो आइडियोलॉजी नहीं है? सो हाउ यू आर गोइंग टू काउंटर दीज आइडियोलॉजीज बाय सेइंग दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिसाइड आवर इकोनॉमिक पॉलिसी अकॉर्डिंग टू आइडियोलॉजी बट बाय pragmatic consideration? So how pragmatism will work in this ideological frame? तीसरा उनका जो प्रेजेंटेशन के दौरान उन्होंने जो बात कही जो काफ़ी अहम है, और वो सीधे सीधे जो अभी का मार्केट इकोनॉमी है उसमें ये कंट्राडिक्शन साफ साफ आपको देखने को मिलता है। एंड व्हाट इज दैट कंट्राडिक्शन? ही आर्ग्यूज दैट कि प्राइवेट सेक्टर को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, ये मजबूरी है उसकी, क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं करोगे तो आपके इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं क्रिएट होगा। और इस वजह से उन्होंने कहा, इस आर्गुमेंट के देते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों को एम्प्लॉयड नहीं रखोगे, उसको जॉब नहीं दोगे, क्योंकि जो कंजम्पशन है वो होगा तभी तो डिमांड क्रिएट होगा ना। और डिमांड कौन क्रिएट करेगा? मशीन नहीं। उन्होंने ये बात कही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिस्कस करते हुए कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल सही तरीके से हम नहीं किए
अगर उसका इस्तेमाल इंडस्ट्री वाले सही तरीके से नहीं किए और उनका इस्तेमाल केवल लेबर फोर्स का, जो ह्यूमन बींग है, जो ह्यूमन लेबर है, उसको रिप्लेस करने के लिए किया गया, और लेबर ही पूरी तरह से अगर रिप्लेस हो जाएगा तो आखिर परचेज कौन करेगा, मार्केट से सामान कौन खरीदेगा, डिमांड कौन क्रिएट करेगा? क्योंकि उसके पास पैसा होगा तो डिमांड क्रिएट करेगा ना, पैसा होगा तभी तो मांगेगा कि हमको खाने के लिए ये चाहिए। लेकिन उसके पास पैसा ही नहीं होगा तब वो डिमांड कहाँ से क्रिएट होगा? और आपके पास मैकेनाइजेशन की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो प्रोडक्शन सिस्टम, उसके माध्यम से प्रोडक्शन तो खूब होगा, सप्लाई तो खूब होगा, और मार्केट में डिमांड ही नहीं रहेगा क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा। आप एम्प्लॉयमेंट ही जनरेट नहीं करेंगे। तो इस मिसमैच पे उन्होंने कहा कि द कंजम्पशन, द डिमांड कैनॉट बी रिप्लेस्ड बाय, कैनॉट बी फुलफिल्ड बाय मशीन्स, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये साफ साफ एक कंट्राडिक्शन दिख रहा है उनके स्टेटमेंट में कि आप एक तरफ से मैकेनाइजेशन को बढ़ा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज को बढ़ा रहे हैं, और लेबर फोर्स को रिप्लेस करते जा रहे हैं। अगर लेबर फोर्स रिप्लेस ही हो जाएगा, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी का ये डिमांड एंड सप्लाई का यही कंसेप्ट है ना, कि भाई मार्केट में डिमांड रहेगा तो सप्लाई बढ़ाया जाएगा, सब डिमांड एंड सप्लाई पर ही मार्केट इकोनॉमी चलेगी, वही उसका सॉल्यूशन बताता है। लेकिन सप्लाई आपके पास खूब हो जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप एम्प्लॉय कर लीजिए, उसका यूटिलाइजेशन करिए, और मार्केट में खरीदने वाला कोई सामान ही नहीं होगा। खरीदने का जो पार्ट है, कंजम्पशन का जो पार्ट है, वो कौन करेगा? मशीन करेगा क्या? So if machine is not going to consume the goods produced by artificial intelligence itself, how this market economy could survive? This is very important question raised by Chief Economic Advisor through presentation of economic survey, and he suggested that there must be ethical balance between use of artificial intelligence for replacing labor force. तो ये इंडस्ट्रीज को उन्होंने कहा, या एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि आपको ये बैलेंस करना होगा कि आपको कितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना है प्रोडक्शन में, क्योंकि प्रोडक्शन में लेबर फोर्स भी होता है, और लेबर फोर्स पूरी तरह से अगर डिस्ट्रॉय हो गया, उसको रिप्लेस आपने कर दिया, तो आपके मार्केट में डिमांड कहाँ रहेगा? एंड इफ देयर इज नो डिमांड, हाउ मार्केट इकोनॉमी कुड सस्टेन? So this need to be examined and emphasized by other persons also, जो इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ को समझने में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आ रहा है उसका क्या नतीजा होने वाला है। फिर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, लेबर को एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है, और उन्होंने एमएसएमई को बहुत ज़्यादा प्रेफर करने की बात इसमें रिकमेंड की है, जो काबिल तारीफ होना चाहिए, इसकी प्रशंसा भी होना चाहिए, क्योंकि अभी तक एमएसएमई सेक्टर निगलेक्टेड सेक्टर है। जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है वो सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड है इस देश में, और जो सबसे कम जनरेट करता है, जो जिसमें हाईली स्किल्ड लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे इंफोसिस हो गया, विप्रो हो गया, जियो हो गया, इन सब में हाईली क्वालिफाइड जो लोग होते हैं वहीं जाते हैं, बट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ही कम होता है, और गवर्नमेंट की प्रायोरिटी यही लोग होते हैं। So economic survey has suggested that we need to focus on MSMEs, medium and small enterprises के ऊपर आपको फोकस करना होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन ये करते हैं। उसके साथ साथ इन्होंने जो एक काफ़ी अहम, ये आप कह सकते हैं, इस पर चर्चा की भी ज़रूरत है, कि जो क्लाइमेट चेंज वाला इशू है उस पर इन्होंने जो हेडिंग दिया है चैप्टर 13 का, क्लाइमेट चेंज इन इंडिया, व्हाई वी मस्ट लुक एट द प्रॉब्लम थ्रू आवर लेंसेज। एक बात ध्यान रखिए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इकोनॉमिक सर्वे में, जिस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन और डिबेट करने की ज़रूरत है, कि वेयर एंड इन विच डायरेक्शन दिस इकोनॉमिक सर्वे इज पुशिंग इंडिया टू गो। इसमें कहा गया है कि हमें अपने क्लाइमेट चेंज को एक एनालिसिस के तौर पर 30 पेज का ये चैप्टर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। इसमें कहा गया है कि जो भी अभी तक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेज हुए, क्लाइमेट इंटरनेशनल लेवल पे जो भी क्लाइमेट को कंट्रोल करने का, क्लाइमेट क्राइसिस को करने का, उसमें वेस्टर्न कंट्रीज का हेजिमनी है, और वो हेजिमनी अपने उस ऑर्डर को बनाए रखने के लिए है जो उनके हिसाब से फिट बैठता है।
वो अपना हेजिमनी इन सारे मैकेनिज्म के हिसाब से बनाए रखना चाहते हैं। और इंडिया को ज़रूरत है कि वो अपने लेंस से सोचे कि कैसे क्लाइमेट इशू से डील करना। ऑफ कोर्स होना भी चाहिए, ये होना भी चाहिए। और उन्होंने इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया है ओवर कंजम्पशन को, जो वेस्टर्न कंट्रीज का ट्रेंड है, इंडिविजुअलिज्म को, ओवर कंजम्पशन को। क्या ये सच्चाई पर आधारित है? क्या ये फैक्ट पर आधारित है? इंडिया का जो मॉडल है डेवलपमेंट का, क्या वो वेस्टर्न मॉडल से इन्फ्लुएंस नहीं है? आप सॉल्यूशन जब क्लाइमेट क्राइसिस का खोज रहे हैं तो कह रहे हैं कि इंडियनाइज वर्जन हम सॉल्यूशन खोजेंगे, लेकिन जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल है वो पूरी तरह से वेस्टर्न है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट के साथ खोज रहे हैं, ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी के रूप में खोज रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ाने के रूप में खोज रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के रूप में खोज रहे हैं। आपका ग्रोथ इंजन ओवर कंजम्पशन ही है, जिसमें सबसे ज्यादा प्लेस और इंपॉर्टेंस दिया जाता है मिडिल क्लास को, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को। वो किस मॉडल पर आधारित है? क्या ये वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्री के मॉडल से प्रभावित नहीं है? आपके ग्रोथ इंजन में मिडिल क्लास क्यों सुपीरियर है? आपके ग्रोथ इंजन में बड़ा बड़ा कॉरपोरेट सेक्टर क्यों सुपीरियर है? जो रिपोर्टें आ रही हैं, ऑक्सफैम की रिपोर्ट हो चाहे इनइक्वालिटी का रिपोर्ट हो, उसमें क्यों मुट्ठी भर ही लोगों के पास 50% से अधिक संसाधनों पर कब्जा है? क्या आपका इकोनॉमिक कंजम्पशन बेस्ड नहीं है, ओवर कंजम्पशन बेस्ड? अर्बन सेंटर जिस तरह से डेवलप हो रहे हैं, ओवर कंजम्पशन का जो शो हो रहा है वो क्या है? तो एक तरफ आप उसी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, विदेशी मॉडल को, आपका पूरा इकोनॉमिक थियरी, इकोनॉमिक प्लानिंग सारा उसी पर आधारित है, और उसके बाद जब क्लाइमेट का सॉल्यूशन खोजने का बात है तो आप इंडियन वर्जन कैसे, ये जो कंट्राडिक्शन है, कि क्लाइमेट क्राइसिस को हम डील करने के लिए इंडियन मेथड की बात कर रहे हैं, लेकिन आपका सारा का सारा इकोनॉमिक पॉलिसी डेवलपमेंट मॉडल वेस्टर्न बेस्ड है, और उसी के अंदर आप अपना डेवलपमेंट भी खोज रहे हैं। ये कैसे संभव है? इन दोनों कंट्राडिक्टरी अप्रोच को आप कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे इसका निदान निकालेंगे? इसमें आर्गुमेंट दिया गया है कि ओवर कंजम्पशन को वेस्टर्न कंट्रीज अभी भी नहीं सॉल्व कर पाई, इंडिया सॉल्व कर पाया है क्या? और ये देखिए कितनी मतलब चालाकी वाली बात है कि इंडिया के रूप में इसको बताया गया है कि इंडिया जो है उसका हमेशा नेचर से सस्टेनेबल हो रहा है, रिलेशन रहा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेस्ड जो है लाइफ स्टाइल यहाँ हमेशा रहा है। क्या ये सच है क्या? अगर सच है तो इंडियन सिटीज में जो अर्बन सेंटर्स है उसमें इतना पॉल्यूशन क्यों है, ओवर कंजम्पशन क्यों है? इंडिया का कुछ खास वर्ग ही सबसे ज्यादा ओवर कंजम्पशन क्यों करता है? ये बताना चाहिए ना। तो केवल वेस्टर्न कंट्रीज को ब्लेम करके हम इंडियन वर्जन अपना लेंगे, जबकि ये सच्चाई है कि इंडियन इकोनॉमी ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है। इंडियन इकोनॉमी पर जो बाहर की घटनाएं होती हैं, और ऊपर के चैप्टर्स में ये रिकॉग्नाइज भी करते हैं, जो कंजर्वेटिव एस्टिमेट इन्होंने लिया है कि जीडीपी ग्रोथ 6.5 to 7% रहेगा। ये क्यों लिया गया है? आप ये कह रहे हैं कि हमें उनसे कोई जरूरत ही नहीं है क्या? बिना उनके टेक्नोलॉजी के, उनका, हम ये नहीं कर रहे हैं कि उन्हीं पर आप डिपेंड रहिए, लेकिन दिस इज द कंट्राडिक्टरी अप्रोच सजेस्टेड बाय इकोनॉमिक सर्वे। आप इंडियनाइजेशन पर होने की जो बात कर रहे हैं, तो ये पहले से क्यों नहीं हुआ गया? आपने मार्केट का पूरा सिस्टम उनका अपना रखा है, और यहाँ इंडियन वर्जन की। और दूसरी बात कि आप ये क्यों छुपाना चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ एक खास वर्ग है जो पूरे सिस्टम पर कब्जा कर रखा है, इकोनॉमिक क्लास है जो डोमिनेंट, वो कब्जा कर रखा है, और उसका नाम न लेकर के आप पूरे इंडिया को कह रहे हैं कि इंडिया हैज सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। ऑफ कोर्स इट हैज, लेकिन जो यहाँ डैमेज हुआ है वो सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल से डैमेज हुआ है क्या? तो बहुत सारे पॉइंट्स पर ये इकोनॉमिक सर्वे खुल करके बोलता है, लेकिन खुल करके बोलने के बावजूद बहुत सारी ऐसी कंट्राडिक्टरी चीजें इन्होंने
इसमें डिस्कस करने की बात कही है, जो पॉलिसी और एक्शन में दिखाई नहीं देता। यहाँ बात तो किया जा रहा है सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल इंडिया में हमेशा से एंशिएंट टाइम से रहा है, तो भाई एंशिएंट टाइम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो रहा है, तो आपकी सरकारें या भारत की सरकारें जो भी रही उन्होंने ये एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? आपने मॉडल तो वही बना रखा है, आज भी आपका मॉडल वही है, तो आप मॉडल चेंज करने की बात कर रहे हैं क्या? या उन लोगों की आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा इसके लिए जिम्मेवार हैं? और उसके लिए आपने पॉलिसी क्या एक्सेप्ट किया है? बहुत सारे जगहों पे आपको एविडेंस मिलेगा कि इन्वायरमेंटल जो लॉज हैं उसको बाईपास करके सारे कामों को कराया जा रहा है। और इधर इकोनॉमिक सर्वे में ये लॉजिक दिया जा रहा है कि हमारा सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल है, सस्टेनेबल, किसको ब्लेम करेंगे? आपके पास पॉलिसी होते हुए भी, लॉ होते हुए भी उसको बाईपास करके आपकी सरकार ये सारी काम को कर रही है। पॉल्यूशन का लेवल देख लीजिए, इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन देख लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट देख लीजिए, हीट वेव का इफेक्ट देख लीजिए। तो ये क्या छुपाने की कोशिश हो रही है इस सर्वे के माध्यम से? खुल करके क्यों नहीं कहा जा रहा है कि हमारी पॉलिसी इसके लिए जिम्मेवार है? तो बहुत सारे मुद्दे पर इन्होंने कंट्राडिक्टरी अप्रोच अपनाया है, जो आपके रीजन को सेटिस्फाइड नहीं करता, आपके लॉजिक को सेटिस्फाइड नहीं करता। ये अपने आप में कंट्राडिक्टरी है। एंड इट इज मैसेज टू गवर्नमेंट ऑल्सो दैट कि उन्हीं का एजेंसी ये बात कह रहा है कि आप कितने कंट्राडिक्टरी हैं, आपके कहने और करने में काफी अंतर है। और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो आपका आइडियलिज्म है वो आइडियलिज्म प्रैक्टिस में आते ही खत्म हो जाता है। लेकिन आप प्रैग्मेटिज्म की बात कर रहे हैं, तो प्रैग्मेटिज्म का क्या मतलब है इंडिया में? प्रैग्मेटिज्म का यही मतलब हो सकता है ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स दिए गए हैं उसको आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें, बट वेयर इट इज। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कंट्राडिक्टरी है, बहुत सारी चीजें हैं जहां पर साफ साफ दिख रहा है कि आप सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आइडियोलॉजिकल फ्रेम में हम कोई चीज नहीं करना चाहते, हमको प्रैग्मेटिक होना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली आप आइडियोलॉजिकल फ्रेम में आ ही जाते हैं और ये कहते हैं कि हमको इंडियनाइज सिस्टम अपनाना है और वेस्ट को पूरी तरह से खारिज कर देना है। एक तरफ कह रहे हैं कि हमारा डेवलपमेंट प्रैक्टिकल या प्रैग्मेटिक तरीके से होगा, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं, आइडियलिज्म में ही हमको जीना है। So this is a serious issue in a document which is very important to understand the political economy of India, and this need to be examined on the basis of data and logical reasoning। क्योंकि अगर आप लॉजिकल रीजनिंग और डेटा के आधार पर इनको कंट्राडिक्ट नहीं करेंगे ना, तो इट विल ब्लॉक योर सेंस ऑफ आर्गुमेंट। So this document is very important to understand that where India is moving, where India is going, which kind of policy is being taken by or will be taken by the government of India. But at the same time, you need to examine this report also, that how contradictory it is, how it is shifting the responsibility of the central or state government to the private sector. At the same time, they are responsible to giving preference more to the big corporates and not to the MSMEs, and now they are shifting responsibility to the private sector. And the record of the private sector is showing that they are not really serious about unemployment or generating sufficient employment in India. So friends, now I will conclude this discussion, but you need to have a look on this report, analyze this report, understand the policy paradigm suggested by this report and how contradictory it is in itself. So with this I will conclude today's discussion, and I will request you to subscribe my channel, like my channel, comment on my videos and share within your group. Thank you so much.